समष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो पिछले कुछ सालों में आपसे पूछा जा चुका है। बारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र। लगातार स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। और आज से हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर टू चैप्टर। ज्यादा चैप्टर नहीं है, 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर को 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बचे हुए बाकी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ। चैप्टर नंबर 1, हालांकि ये चैप्टर छोटा चैप्टर है, एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो काफी कम है। लगभग 4 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आते हैं, लेकिन 4 से 5 नंबर भी कम नहीं होते हैं। और इस चैप्टर में गिने चुने 5 या 6 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। उसमें पूरा आपका फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाता है। चैप्टर का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने देखे सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। जिसमें सबसे पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समष्टि अर्थशास्त्र में भी बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेम वही व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करना है। और इधर लिखना है आपको समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसकी बात करेंगे तो कोई भी डिफरेंस लिखते हैं उसका बेस यानी कि उसका आधार लिखना आपके लिए जरूरी है। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो सबसे पहले तो लिखना है इसका अर्थ। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम इकाइयों का या सूक्ष्मतम समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर सूक्ष्मतम समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था की जो है सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया अर्थ। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखो अध्ययन का आधार। अध्ययन का आधार। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र ये मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, अपूर्ण रोजगार की स्थिति है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसके उपकरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का बेसिक उपकरण जो है मांग एवं क्या है, पूर्ति है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो बेसिक उपकरण है वो है सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति है। ठीक है, उसके बाद आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन से एजेंट काम करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट कौन कौन है? इसके अंदर एजेंट इसके काम करते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता उत्पादक। जबकि यहां पर है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जैसे आरबीआई है, सेबी है और गवर्नमेंट खुद है जो समष्टि अर्थशास्त्र। इसी प्रकार से इसके तमाम अर्थों को 6-7 लाइन में लिख देंगे और ये आपके लिए पूरा परफेक्ट आंसर देता हुआ चला जाएगा। लेकिन अंतर को आधार के आधार पे लिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर लीजिए लिखा, सॉरी यहाँ पर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं लिखिए। तो सबसे पहले ऐसे में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखना है, हेडिंग डालिए अर्थ। और उसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में लिखना शुरू कर दिए। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जब लिखेंगे तो उसका फ्लो चार्ट जरूर बना दीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र की शाखा है जिसके अंतर्गत हम समाज के व्यक्तिगत एवं सूक्ष्म समस्याओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाएगा कुछ इस तरह से। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसके 2 घटक होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इंग्लिश में लिखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश जरूर लिखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां पर वर्ड आता है माइक्रो जिसका मतलब होता है व्यष्टि। ठीक है, या फिर सूक्ष्म। इसका जो वर्ड होता है माइक्रोस से बना हुआ है और माइक्रोस वर्ड बना है किससे, सूक्ष्म, यहां पर छोटा। ठीक है, जबकि यहां पर लिखेंगे अर्थशास्त्र जिसका मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर लिया, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम या व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ऐसे में ये लंबा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, कम लिखकर ज्यादा लिखा जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है इसकी विशेषताएं। क्या लिखना है? विशेषताएं।
जो आपने अर्थ लिखा है उसी अर्थ को विशेषताओं में कन्वर्ट करो। नंबर 1, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सूक्ष्मतम चरों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रमुख उपकरण जैसे मांग एवं पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु एवं साधनों के कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। तो इन सब चीजों को लिखते चलेंगे, यहाँ पर भी आपका आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही लिखने से मार्क्स मिलता है। केवल आप व्याख्या करते चले जाएंगे, निबंध के रूप में ऐसे टाइप में लिखेंगे, उसके नंबर आपको नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो अगर हम आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखिए, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। आप इसका अर्थ लिखिए, ठीक है। सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं के, सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असीमित आवश्यकताओं में सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता का चुनाव करना पड़ता है, और चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। अर्थ लिख दिया। जैसे ही इसका अर्थ लिख देंगे आप 2 लाइन में, अर्थ के बाद इसकी क्या करिए, व्याख्या कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास साधन सीमित होते हैं जबकि उनकी आवश्यकता असीमित होती है। सीमित साधनों के कई विकल्प मौजूद होते हैं और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में मौजूद विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, जिसको चुनाव की समस्या के नाम से जाना जाता है। और एक अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा, और एक्सप्लेन करने के बाद लिखेंगे आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के प्रमुखता 5 कारण कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है क्या चीज, लोगों की आवश्यकता है। लोगों की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, आवश्यकताएं अनंत होती है। और नंबर 2, अनंत होने के बाद भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आवश्यकताओं में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तीसरा जो है, लोगों के जो साधन होते हैं, लोगों के पास पूरा करने के लिए साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। और चौथा कारण है, साधनों के विभिन्न विकल्प मौजूद होते हैं। और 5वां है क्या करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये हो गया अर्थ की व्याख्या। उसके बाद इसके कारण को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही करेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, तो ध्यान में ये रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अब ये केंद्रीय समस्या ना कभी बड़ा टॉपिक है। अब अगर सारा पूछ लिया जाए तो सारा बताना होगा, तो सबसे पहला तो हेडिंग डाल देंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और जब समस्या लिखना है सारा, तो उसके बाद इसका फ्लो चार्ट बना दीजिए। अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्या है। सबसे पहला है, क्या उत्पादन करें एवं कितनी मात्रा में उत्पादन करें। दूसरा है, उत्पादन कैसे करें। और तीसरा है, उत्पादन किसके लिए करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों ही समस्याओं को अलग से हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है। जैसे क्या उत्पादन करें, ये क्या है, आवश्यकताओं की चुनाव की समस्या है। आवश्यकताओं में क्या करना, चुनाव की समस्या है। ये किस तरह से लोगों की आवश्यकताओं का चुनाव करें, एक्सप्लेन कीजिए। उत्पादन कैसे करें, ये है उत्पादन की तकनीक के चुनाव की समस्या है।
और उत्पादन की तकनीक दो प्रकार का होता है, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान। और यहाँ पर उत्पादन के लिए किसकी समस्या है, ये उत्पादन के वितरण की समस्या है। तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल के साथ, तब जाके ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, तो ये तो पढ़ के जाएगा, आर्थिक समस्या और केंद्रीय समस्या इन दोनों को पढ़ के जाएगा, तब जाके आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर 6 रिपीट होता है, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। उत्पादन संभावना वक्र शॉर्टकट में इसको बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। सबसे पहले तो इसका हेडिंग डालेंगे, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हेडिंग डालने के बाद इसका लिखेंगे अर्थ। अर्थ में क्या लिखना है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के उत्पादन के ऐसे सभी संयोग जो सीमित साधनों और उपलब्ध तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है, इन संयोग को दर्शाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, अर्थ लिख दिया। अर्थ लिखने के बाद इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं, सीमित साधनों के द्वारा यदि दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो दोनों वस्तुओं का समान रूप से वृद्धि नहीं कर सकते। इस प्रकार से दोनों वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोग बनकर हमारे सामने होते हैं, जिन संयोगों पर उत्पादन किया जा सकता है। और इन संयोगों को जब वक्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो जो वक्र हमारे सामने प्रदर्शित होता है उस वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, कि जहां पर अलग अलग बिंदुओं पर हम उत्पादन कर सकते हैं, जो कि बहुत असीमित बिंदु के रूप में है। उसके बाद इसका उदाहरण देना है। क्या देना है, उदाहरण। उदाहरण में आपको लिखना है इस प्रकार से, एक तरह लिखेंगे आपको उत्पादन के संयोग यानी कि कॉम्बिनेशंस, फिर आपको दो वस्तु का है वस्तु ए और दूसरा लिखना है वस्तु, या वस्तु इसको लिखेंगे वस्तु एन और वस्तु एम ले लेंगे। तो पहले वस्तु को उत्पादन अगर 10 यूनिट किया तो ये 0 होता है, इसका 1 यूनिट करेंगे तो ये 9 होगा, इसका 2 करेंगे तो इसका 7 होगा, इसका 3 करेंगे तो इसका जो है 4 होगा। ठीक है, इसका 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कितने संयोग हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये जो वक्र बनता है इसको उत्पादन संभावना तालिका कहते हैं। और इस आधार पर जो आपका टेबल बन के तैयार होगा इस तरह से उत्पादन के, जहां पर अलग अलग स्थिति को बताएगा, ए बी सी डी और ये, तो जो इस सही संयोग को दर्शाता है यहाँ पर लिखेंगे वस्तु एन और ये हो गया वस्तु एम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टेबल बनेगा उस टेबल को हम चित्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। तो एग्जाम्पल अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम्पल जितना ज्यादा आपका अच्छा होगा आपका डायग्राम भी उतना अच्छा बनेगा। डायग्राम और एग्जाम्पल देने के मार्क्स सबसे अच्छे होते हैं, तो आपको इसको वेल तरीके से, अच्छे साफ सुथरे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये अंतर है, और अंतर का तरीका तो मैंने बता ही दिया था। सबसे पहले लिखेंगे अंतर का आधार। ठीक है, उसके बाद कॉलम के अनुसार एक तरफ लिखेंगे हम बाजार अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ लिखेंगे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले वही है, जो भी कुछ भी लिखेंगे पहला तो होता है उसका अर्थ। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन, आर्थिक क्रियाओं और उत्पादन के संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है उसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका अधिकार होता है, पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर समस्त आर्थिक क्रियाएं केंद्र द्वारा नियोजित होता है, केंद्र के अधिकार में होता है, यानी कि सरकार के अधीन होता है, उसको केंद्रीय नियोजित कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 यहां पर लिखेंगे सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका, इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कैसी होती है, आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रिया में सरकार की भूमिका नहीं होती है। सरकार केवल और केवल क्या, न्याय और कानून व्यवस्था के लिए होता है। किसके लिए होता है, केवल न्याय एवं कानून व्यवस्था के लिए, जहां पर यहाँ पर समस्त आर्थिक क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती है, सारी क्रियाएं सरकार के द्वारा संचालित होती है।
ठीक है। यहां पर कीमत तंत्र, कीमत तंत्र, यहां पर वस्तु की कीमत के निर्धारण कीमत तंत्र अतः वस्तु की मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। यहां पर वस्तु की कीमत के निर्धारण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। इस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इस अथवा प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है जन कल्याण यानी कि सामाजिक हित होता है। ठीक है। फिर आप इस अर्थव्यवस्था का उदाहरण दीजिए। अगर ऐसे अर्थव्यवस्था की उदाहरण की बात करते हैं जैसे हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब होगा जो है बाजार अर्थव्यवस्था का देश है। और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था जैसे चाइना हो गया, जैसे क्यूबा हो गया, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया। तो ये सब आपका केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। अब इसको थोड़ा डिटेल से लिखेंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। इसके हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बने रहना है मेरे साथ अगर नेक्स्ट वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझने और पढ़ने हैं तो। ठीक है। बाय। लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इस वीडियो और इस क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बारे में पता चले।